सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेश चर्चा में। आज हमारा विषय खासा दिलचस्प है। कांग्रेस की सियासत के दो चमकते सितारे रहे इसलिए क्योंकि अब चमक वैसी दिखाई नहीं देती। एक का नाम कमलनाथ, दूसरे का नाम दिग्विजय सिंह। दोनों यूं तो मध्य प्रदेश की राजनीति से गहरे से जुड़े हुए हैं। दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी हैसियत राष्ट्रीय परिवेश में भी ठीक ठाक आंकी जाती रही है। कमलनाथ तो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे विभागों का केंद्र सरकार में नेतृत्व किया है जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो ताजा संदर्भ यह है कि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और जब 2003 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस के खिलाफ हवा बदल रही थी, तो दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चुनाव जो है वो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। और 2003 में अपनी जीत के लिए इतने आश्वस्त थे दिग्विजय सिंह मैनेजमेंट के भरोसे कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया सरकार बनाने के स्तर पर, तो 10 साल तक ना तो कोई चुनाव लड़ूंगा, ना ही कोई शासकीय पद लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए पर अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं लड़ा 10 साल तक, और यूपीए सरकार होते हुए भी वह सरकार में मंत्री की हैसियत से शामिल नहीं हुए। पर कमलनाथ, जिनकी अरसे से अभिलाषा रही थी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने की, और 1998 में जब कांग्रेस के 5 साल पूरे हुए थे तब कमलनाथ ने कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर 6 साल मिलने चाहिए। उसी समय उन्होंने जाहिर कर दिया था कि 1 साल बाद मुझको मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए। उस समय तो नहीं हुए, पर कमलनाथ की इच्छा पूरी हुई 2018 में, और 2018 में एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। पर वह मुख्यमंत्री के पद पर 15 महीने ही रह पाए। एक और बड़े सितारे नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर के महाराज, उनके नेतृत्व में बगावत हो गई, और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार भरभरा कर ढह गई। उसके बाद तमाम मीमांसाएं होती रहीं, किसके कारण सरकार गई, किसने पीछे से खेल किया, किसने सामने से खेल किया। पर 5 साल बाद फिर से चर्चा सरगर्म है। चर्चा की वजह दिग्विजय सिंह की एक मीडिया चैनल के साथ में हुई चर्चा है। उसमें दिग्विजय सिंह ने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच परस्पर शख्सियत की लड़ाई थी, इसलिए यह नौबत आई। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि मैंने तो बड़ी कोशिश की थी सरकार चल जाए, पर कमलनाथ जी ने वो शर्तें नहीं मानी जिसके तहत सरकार चलनी थी। बोले, मैंने तो एक उद्योगपति के यहाँ डिनर भी कराया था, उसमें हम लोग तीनों बैठे थे, बाकायदा शर्तें तय हुई थी, उस शर्त पर साइन हुए थे, मैंने भी साइन किए थे कि ग्वालियर चंबल में हमारे अनुसार काम होगा, पर नहीं हुआ। और आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए। और दिग्विजय सिंह तो बोलकर निकल गए, पर कमलनाथ को चुप गई। कमलनाथ ट्वीट के माध्यम से दिग्विजय सिंह पर वार कर दिए। कमलनाथ जी ने कहा, पुरानी बातें कहने का कोई फायदा नहीं है, करने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी बता दूं, मेरी सरकार इसलिए गिरी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि 5 साल बाद यह बात 78 और 79 साल की उम्र में पहुंच चुके हुए नेता क्यों कर रहे हैं, खासतौर पर तब जब जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के नेतृत्व में पार्टी नए सिरे से खड़ा होने की कोशिश मध्य प्रदेश में कर रही है। अभी संगठन सृजन अभियान शुरू ही हुआ है। नए जिलाध्यक्षों के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, और उसमें ये विध्वंसकारी बयान आ रहे हैं। तो आज इसकी मीमांसा जरूर हो जाती है कि दोनों नेता एक दूसरे को निपटा रहे हैं, या एक दूसरे को निपटाते निपटाते दरअसल किसी और को निपटा दे रहे हैं। मामला दिलचस्प है, तो इसी पर बात करेंगे। विषय हमारा खुलते राज, महाराज किससे थे नाराज। इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मोहन सिंह राठौड़ जी हैं। राठौड़ साहब उस समय बड़ी भूमिका में थे जब ये बगावत हुई थी। कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, विधायक नहीं थे, पर कई विधायक मोहन सिंह राठौड़ जी की जेब में हुआ करते थे। ग्वालियर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और बेंगलोर में विधायकों को संभाले रखने की जिम्मेदारी सिंधिया जी की ओर से राठौड़ साहब ही संभाल रहे थे। वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी हैं। भूपेंद्र जी अपनी मुखर शैली में बात कहने के लिए जाने जाते हैं, और दिग्विजय गलत बोल रहे हैं या कमलनाथ गलत बोल रहे हैं, इसमें हम भूपेंद्र जी से ही जानेंगे। ज्योतिरादित्य गलत थे, ये भूपेंद्र जी हमें 5 साल से बता रहे थे।
पर दिग्विजय और कमलनाथ में कौन गलत है ये भूपेंद्र जी हमें आज बताएंगे। और इन दोनों के बीच में हमारे साथ में गिरिजा शंकर जी हैं। मध्य प्रदेश की सियासत की बात हो, गिरिजा जी साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आप तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत गिरिजा जी आपसे ही करते हैं। दो प्रदेश नहीं, देश के सर्वाधिक अनुभवी राजनेताओं में शुमार, कुशाग्र राजनेताओं में शुमार, एक दूसरे को बड़ा भाई छोटा भाई बताने वाले लोगों में शुमार कमलनाथ और दिग्विजय उम्र के इस मुकाम पर एक दूसरे की शर्ट के बटन खोलते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं गिरिजा जी? मुझे तो वाकई मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि 5 साल 5.5 साल बाद सरकार गिरने के अचानक ये मुद्दा उठे और दो बड़े नेता उस घटनाक्रम का कोई खुलासा नहीं करते। पहली बात तो यह कि राज से कोई पर्दा नहीं हटा रहे हैं, ये एक दूसरे पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। जिस इंटरव्यू के आधार पर हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर, मुझे लगता है कि वो लंबा इंटरव्यू होगा और वो जो एक हिस्सा है जिसमें कि सरकार गिरने की चर्चा है, उसमें दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गिरने का की पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ जी पर है, क्योंकि उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए जो एक बैठक में तय हुए थे। सवाल यह है कि यदि उन दोनों के बीच, सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में यदि कोई गलतफहमी थी, कोई विवाद था, कोई दिक्कत थी, तो उसकी मध्यस्थता एक उद्योगपति क्यों करता है? उस उद्योगपति के पास दिग्विजय सिंह जी क्यों जाते हैं? वो मध्यस्थता वो स्वयं क्यों नहीं करते या पार्टी हाईकमान क्यों नहीं करता? जैसा कि राजस्थान के मसले पे हाईकमान जो है हर लगातार इंटरवीन करता रहा। फिर उस बैठक में किन मुद्दों पर असहमति थी, किन मुद्दों पर शिकायत थी सिंधिया को और किन मुद्दों पर सहमति बनी, और ऐसी सहमति बनी जिसमें बकायदा लिखित रूप से हस्ताक्षर करने पड़े। ये कहीं खुलासा नहीं होता। सिर्फ एक खुलासा होता है कि वो जो सहमति बनी थी उसको कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया और इस कारण सिंधिया ने बगावत की। इसका क्या अर्थ निकलता है कि सिंधिया बगावत करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कमलनाथ हैं जिन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसके जवाब में कमलनाथ जी अपनी बात कहते हैं तो दो बातें वो कहते हैं, वो भी कोई खुलासा नहीं करते, कोई राज को जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं कि पुरानी बातों को बात करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो साफ कहते हैं कि दरअसल ये मान्यता सिंधिया की थी कि वो सरकार कमलनाथ नहीं दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इससे वो नाराज थे। यानी कि कमलनाथ भी कह रहे हैं कि सिंधिया की गलती नहीं है, वो जो परसेप्शन दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे बना, उसके कारण गए। अब जाहिर है कि इस दोनों नेताओं के बयान से एक बात बहुत साफ होती है कि सरकार गिरने की जिम्मेदारी वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं और सिंधिया को और खासकर बीजेपी को, जिसको कि लगातार इस बात पर बात होती रही कि बीजेपी ने सभी किया है, उनका तो कोई जिक्र ही कहीं नहीं है। नहीं तो आपसे यही जानना है गिरिजा जी, अचानक 5-5.5 साल बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्लीन चिट देने के लिए दोनों नेता क्यों तुल पड़े? एक दर्शक दीर्घमा बैठे दिग्विजय सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ पकड़कर मंच पर क्या ले गए? दिग्विजय सिंह इतना रीझ गए कि 5 साल बाद क्लीन चिट जारी कर दे रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ ना वो कमलनाथ की वादा खिलाफी के कारण हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का वस्तुतः कोई दोष नहीं था, तय हुआ था ये करना है, नहीं किए कमलनाथ इसलिए निपट गए। क्या कहते हैं गिरिजा जी, इतनी जल्दी पसीज गए दिग्विजय सिंह? नहीं, ये बात जो है 5.5 साल बाद उनको कहना पड़ा, ये एक बहुत आश्चर्य का विषय है। इसमें मुझे लगता है कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे कहीं और कुछ खेल है जो अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बात मैं ये भी मान रहा हूं कि ये इतना ही पीस इंटरव्यू का नहीं होगा। दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू लंबा होगा, उसमें बहुत सारे और मुद्दे होंगे जो कि अलग अलग पीसेस में जो इंटरव्यू जारी होते हैं उसमें वो हिस्सा जारी हुआ। लेकिन हिस्सा जारी हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय के मौजूदा घटनाक्रम पर
गिरजाजी जैसा अनुभवी पत्रकार कह रहा है कि अभी हम समझ नहीं पा रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नाम है उनका जीतू पटवारी, उन्होंने भी कमाल की बात कमोबेश यही कही गिरजाजी। तो हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी, उनके पास चलते हैं। जीतू पटवारी बोले कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 45 साल से बड़े भाई छोटे भाई हैं, इन दोनों की केमिस्ट्री किसी को समझ नहीं आएगी। क्या कहते हो भूपेंद्र गुप्ता जी, ये दोनों एक दूसरे को निपटा रहे हैं या एक दूसरे को निपटाते निपटाते में दरअसल जीतू पटवारी को निपटा रहे हैं, कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं को निपटा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर मैदान तैयार कर दे रहे हैं? थोड़ा समझो ना भूपेंद्र भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप? इसमें भारतीय जनता पार्टी के मैदान का कोई संदर्भ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि दोनों बहुत बड़े नेता हैं, लंबे समय से दोनों के बहुत निकट संबंध है। तो वो बात किस संदर्भ में चल रही है और किस स्तर पे ये सब बातें हैं, इस बारे में मेरा तो कहने का कोई औचित्य है नहीं, ना कोई मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन एक बात से बिल्कुल सहमति दोनों नेताओं ने दर्शाई है कि सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा के चलते ये सब घटनाएं घटी हैं। अब उसमें क्या महत्वाकांक्षा थी, क्या नहीं थी, या क्या जो है बातचीत थी हुई है, ये तो समय बताएगा या सिंधिया जी बता सकते हैं। भूपेंद्र जी, इतना सरल मामला थोड़ी है। आप तो केवल अपने मतलब के 4 वाक्य पकड़े और उसमें कहानी बनाना चाहते हो, पर उससे पहले बहुत कुछ कहानी कही है दोनों नेताओं ने। देखो, दिग्विजय सिंह सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि मैंने कमलनाथ जी को चेताया कि आप जरा ठीक से चलो, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। ज्योतिरादित्य को संभालो, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। पहले एक पार्टी में कहा, फिर जाकर उस उद्योगपति ने डिनर भी आयोजित किया और उसमें तय ही नहीं हुआ। तय होने के बाद बाकायदा लिखित दस्तावेज बना और हस्ताक्षर भी किए, पर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं फिर भी उसका पालन नहीं हुआ ग्वालियर चंबल संभाग में। ऐसा कमलनाथ जी ने क्यों किया? एक सवाल तो ये, और दूसरा, कमलनाथ जी जैसा अनुभवी व्यक्ति जिसका मानना था कि वो प्रदेश क्या चीज़ है, वो तो देश की सरकार चलाने का हुनर रखते हैं, वो 5.5 साल बाद कह रहे हैं असल में बात ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग रहा था कि सरकार मैं नहीं दिग्विजय सिंह चला रहे थे। ये दोनों ही नेता अपने आप को इतना लाचार, इतना कमजोर, इतना मजबूर क्यों जाहिर कर रहे हैं? और भूपेंद्र जी उनके विषय में कहने में इतने लाचार क्यों दिख रहे हैं? बड़ी अद्भुत पहेली है। कुछ तो रोशनी दीजिए भूपेंद्र भाई, आप जैसा मुखर प्रवक्ता हमारे साथ है और वो इतना बेबस सा दिखाई दे, मजा नहीं आ रहा। क्या देख रहे हैं आप इन दोनों का खेल? इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक आपने उनके हुनर का सवाल किया, तो उनका हुनर तो अभी गडकरी जी ने जबलपुर में खुद ही अपने श्रीमुख से कहा है। प्रदेश के विकास को लेकर दोनों नेता चैतन्य थे, दोनों की अपनी जो है एक काम करने की धारा है और दोनों नेताओं ने अपने अपने काल में प्रदेश को जो है देने की कोशिश की है। अब राजनीतिक स्तर पर, ये बड़े स्तर पर क्या हुआ है, ये तो चीज़ें धीरे धीरे अब समय के साथ जब अभी खुलनी आई हैं सामने, तो और चीज़ें भी सामने आएंगी। संभव है सिंधिया जी भी कुछ बोलेंगे, लेकिन जो है हम लोगों के स्तर पर इन बातों का कोई ऐसा जानकारी नहीं है और ना इस पर मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँगा। पर आपको नहीं लगता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? 2 बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े खोल रहे हैं। आम कार्यकर्ता में क्या संदेश जा रहा है? आम जनता में क्या संदेश जा रहा है भूपेंद्र जी? अचानक ऐसा लग रहा है कि सबसे जो निरीह व्यक्ति थे, जिनके साथ जाति हो रही थी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। खलनायक अगर थे ना, तो या तो कमलनाथ थे या दिग्विजय सिंह थे। आपके दोनों बड़े नेता एक दूसरे को खलनायक बता रहे भाई। नहीं, देखिए, अगर आप पुराने पीछे जाएंगे तो आप विजयवर्गीय जी के बयान उठाएं, स्वयं जो है शिवराज सिंह जी के बयान उठाएं, वो तो सब ये खुलासा कर चुके हैं कि उन्होंने सरकार गिराई है और उसके लिए प्रयास किए हैं। तो ये तो सब चीज़ें जो है गड्ढमड्ढ, सारे सूत्रों को आपको जोड़ना पड़ेगा कोई कहानी बनाने के लिए, लेकिन ये अभी कहानी बनती नहीं दिख रही है। ये तो एक आपको कहें कि एक टिप्पणी है और उस टिप्पणी को बहुत सारी बातें होंगी, कोई इतनी सी बात। अच्छा, मैं मोहन सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले एक टिप्पणी आपको सुनवाता हूं।
उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है ना, उस समय वे मंत्री हुआ करते थे। एक बार उनकी टिप्पणी सुनिए भूपेंद्र जी। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में यही कहूँगा, सरकार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है। और प्रदेश की जनता जानती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं, उन्हें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता ही नहीं। जब सरकार ही चला रहे तो चिट्ठी की आवश्यकता है। अब बताओ भूपेंद्र जी, जो सरकार में मंत्री थे उमंग सिंगार, जिनको अभी नेता पक्ष भी बना रखा है, उन्होंने तो उसी समय बोला था सरकार तो दिग्विजय सिंह चला रहे पीछे से। कमलनाथ उस समय रोक क्यों नहीं पाए दिग्विजय सिंह को? अपनी सरकार क्यों जाने दी? छोटे भाई के प्रति मोह के कारण या कुछ और कारण? ये तो ये बता सकते हैं उमंग सिंगार जी, उनको उस समय कैबिनेट के सदस्य थे और उन्हें अंदरूनी जानकारियां होंगी, लेकिन जो है इसके बारे में मैं क्या खुलासा करूंगा, मेरे पास तो कोई जानकारी है नहीं। पर ये जानकारियां कांग्रेस की जड़ों में मठा डाल रही है या पानी? भूपेंद्र जी, ये तो आप बता सकते हो। देखिए, कांग्रेस तो पुनर्गठन के दौर से चल रही है और कांग्रेस के अंदर एक अंतर्शक्ति का निर्माण हो रहा है। उसका जो है ये घटनाएं तो सार्वजनिक रूप से आती जाती रहती हैं और जो परिणाम आने हैं वो अभी सामने आएंगे। सामने आएंगे। भूपेंद्र जी, दुविधा में कहूं तो क्या कहूं, इतने बड़े नेता, दोनों बड़े नेता हमको समझाइश देते थे कि ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कांग्रेस की मिट्टी पली दो सार्वजनिक रूप से, और जो ये समझाइश देते वो स्वयं ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपकी दुविधा समझ पा रहा हूं भूपेंद्र जी, पर मेरे साथ में एक पसंदीदा शख्स है, नाम उनका मोहन सिंह राठौर है। 5 साल से वो इंतजार कर रहे थे ऐसा कोई मौका आए और वो विस्तार से बताए हुआ क्या। तो मोहन जी, आप ही बताओ। अब तक तो कांग्रेस बताती थी खलनायक ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सीन बदल गया है। जो दोनों शख्स ज्योतिरादित्य सिंधिया को खलनायक बताते थे वो अब एक दूसरे को खलनायक बता रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक सहानुभूति वाले नायक में परिवर्तित हो गए। तो मोहन जी, आप तो नजदीकी से देखे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमसाया हो, आप ही बताओ कौन ज्यादा बड़ा जिम्मेदार था, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ? देखिए हिमांशु जी, वैसे तो एक दुस्वप्न की तरह हम ये सब भूल चुके हैं। अब कोई बहुत ज्यादा उसको याद नहीं करना चाहते, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो सरकार गिरी वे परिस्थितियां अराजकता की स्थिति की परिस्थितियां थी। उस वक्त शासन पर, प्रशासन पर, कार्यकर्ता पर कार्यकर्ता पूरी तरह से हताश था। प्रशासन और शासन के ऊपर कमांड जिसका भी हो, लेकिन वो कमांड इस तरह का था कि जिसमें कार्यकर्ता अपने आप को शोषित, उपेक्षित महसूस कर रहा था। मंत्रियों की हालत तो उससे भी बेहतर थी। ये सरकार गिरी, इसमें बहुत सारे लोग जो है लगातार प्रताड़ित होते रहे, इसलिए सबका एक सामूहिक विचार बना और उसका परिणाम यह भुगतना पड़ा। जहां तक मैं श्रीमंत महाराज साहब की बात करना चाहता हूं, आपने पूछा है तो, महाराज साहब सदैव जमीनी विश्वास में रहते थे कि मुझे जमीन पर मेहनत करनी है, ईमानदारी से जनता की सेवा करनी है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सतत लड़ते रहना है। यह उनका सदैव क्रम रहा है। कभी भी उन्होंने साजिशों में विश्वास नहीं रखा। हम लोगों को, बल्कि और मंत्रियों को, हमें सब लोगों को जब भी कोई ऐसी सलाह देता था तो वो उस व्यक्ति को रोकते थे और कहते थे कि नहीं, हमारा काम है, पद तो आते जाते रहते हैं, मैं पद के लिए राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति करता हूं जनसेवा के लिए, जनता के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया, मैं तो अपनी व्यवहारिक बात कर रहा हूं, अगर मेरे 3 बेटे हों, एक बेटा सबसे ज्यादा मेहनत करे, पैसा कमाए, जमीन पे काम करे, मेरी सेवा करे, सब कुछ करे, और उसके बाद उसकी उपेक्षा करूं। 2 बेटे जो सदैव उतना काम नहीं करते या कहीं ना कहीं आपसी साजिशों में लगे रहते हैं, उनमें से किसी एक को घर का मुखिया बना दिया जाए तो ये परिस्थितियां साधारण परिवारों में भी पैदा होती हैं। और ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं कांग्रेस में उस समय थी। घर
घर के जो मुखिया थे उन्होंने इसमें समय रहते शायद वो हस्तक्षेप नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। इसके अलावा लगातार दो बेटे साजिश करते रहे कि किसी भी तरह से ये तीसरा बेटा अगर बाहर हो जाएगा तो हम इसको दोनों आपस में मिल बांट के इसको चला लेंगे। ये पूरा परिदृश्य मुझे समझ में आता है। जहां तक मैं चुनाव की बात करता हूं, 2023 में जब सरकार आई 170 के आसपास सभाएं श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ली। इनमें दोनों नेताओं में से एक नेता को तो जनता ने ही नकार दिया था और वो स्वयं भी स्वीकार कई अवसरों पर कर चुके कि भाई कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब आप मेरी सभाओं में मत आओ। और दूसरे नेता थे वो मतलब शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कोई जमीनी ताकत दिखाने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में पूरा बोझ, पूरी ताकत श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर थी और उन्होंने 170 सभाएं लेके पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बनाया, जिसका परिणाम सरकार बनी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो जो भी रही हो, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ जो भी साजिशें रही हो, मुख्यमंत्री बन गए। बनने के बाद लगातार जनहित के जो काम थे उनकी उपेक्षाएं की गई। जिन मुद्दों को सिंधिया जी ने 170 सभाओं में उठाया, जिन मुद्दों पे सिंधिया जी इस चुनाव को लेके गए, वे सारे के सारे मुद्दे इन लोगों ने भुला दिए। उसका परिणाम हुआ कि बर्दाश्त की एक हद होती है। जनता आक्रोश में परिवर्तित हो गई। तो उस वक्त जनता के साथ खड़े होना, जनता की लड़ाई लड़ना। थोड़ा ना आप हमें उलझा दिए। हम जिस पर बात कर रहे थे आप उससे दूसरी दिशा में ले गए। आप हमें बता रहे हो कि 170 सभाएं ली थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, मेहनत उन्होंने की थी, मुख्यमंत्री जो है दूसरे बेटे को बना दिए। इतनी मेहनत थी, जनता इतनी महाराज जी के लिए टूटी पड़ रही थी। 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और जिस गुना से कभी सिंधिया परिवार ना हारा, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कारिंदे से ही चुनाव हार गए। जिनके बूते आप बताते हो कि पूरा प्रदेश जीते थे, वो 4 महीने बाद अपनी सांसदी ना बचा सके, खानदानी सीट पर। मेरा विषय अभी दूसरा है और राठौर साहब आपसे बड़ी उम्मीद है। देखो, बताया ये जा रहा है 2 बड़े नेताओं के द्वारा, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। ये देखो, सरकार जो गिरी ना, वो मेरे कारण नहीं गिरी, इसके कारण गिरी। वो बता रहे इसके कारण नहीं, इसके कारण गिरी। आप साथ में हो, आप बताओ ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा दर्द, ज्यादा तकलीफ, ज्यादा दुख, ज्यादा पीड़ा, ज्यादा कष्ट किसने दिया? दिग्विजय सिंह ने या कमलनाथ ने? थोड़ा बताओ ना आप। पर्दे के पीछे साजिशें रचना, उनको तैयार करना, इसका काम एक नेता ने किया और दूसरे नेता के कंधे पर रख के बंदूक चला दी। इन दोनों प्रकरणों की वजह से माहौल इतना खराब हो गया कि जिस माहौल में इस तरह के निर्णय हुए। अब ये पुराना अगर आप समय देखेंगे तो ये समय इनकी पुरानी हिस्ट्री बताएगी कि किस तरह से ये लोग सत्ता के नजदीक पहुंचे। अरे आप कौन सा संबंध भविष्य का संवारना चाहते हो राठौड़ साहब, जिसमें एक नेता ने साजिश रची, एक नेता ने किया? नाम खुलकर बताओ ना। अब तो भाजपा में हो आप। भूपेंद्र गुप्ता जी की मजबूरी समझ में आती है, विवशता समझ में आती है, उनका भविष्य का सवाल है। आप अभी भी कांग्रेस में कोई भविष्य देख रहे हो क्या अपना? हिमांशु जी दोनों बहुत बड़े नेता हैं, माननीय राजा साहब भी और कमलनाथ जी भी। इसलिए मैं सम्मानजनक रूप से उनके नाम नहीं लेता हूं। ये उम्र में भी मुझसे बहुत बड़े हैं। वो सिर्फ उतना सा समझिए, समझ आप भी रहे, समझ जनता भी रही। अरे जितने भी बड़े नेता हों, उनकी सरकार निपटाने में सिंधिया जी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भूमिका तो आपने ही निभाई। आप भी सारे विधायकों को लेकर बेंगलोर में डटे रहे हो, मिलने भी न दिए। दिग्विजय सिंह के सम्मान की बात कर रहे हो, उनकी मुलाकात तक ना होने दी आपने बेंगलोर में। बेचारे खड़े रहे जीतू पटवारी को लिए हुए कि मुलाकात हो जाए। अब हमें कार्यक्रम में बता रहे हो राजा साहब बड़े सम्मानित नेता है। थोड़ा बताओ तो सही, साजिश किसने की थी और बेबसी के साथ देखता कौन रहा था? ये तो अभी हमारे नेता विपक्षी हैं, विपक्षी दल है, उन्होंने उमंग सिंगार जी ने कहा, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि सरकार कौन चला रहा था। सरकार राजा साहब के इशारों पे चल रही थी और कमलनाथ जी उसका चेहरा थे, जिनको प्रदेश में
तमाम सारे तो नेताओं मैं रामबाई जी मेरे साथ में उस सरकार के दौर में बड़ी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थी उनके पास आऊं, उससे पहले दो बयान दिखवाता हूं मोहन सिंह राठौड़ जी। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य इस बयान को ही सबसे महत्वपूर्ण आधार मान के चल रहा था। यह सीधे सीधे सिंधिया जी के सम्मान को ललकार थी, इसलिए सरकार चली गई। आपका बयान बता रहा है कि ना ना ना, दिग्विजय सिंह की साजिशों ने खेल कर दिया। एक बार इन बयान पर दृष्टि डालिए, फिर थोड़ा तफसील से बताइए, हम लोग गलत मान के चल रहे थे क्या? की मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से? तो उधर जाएं। सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से? तो उधर जाएं। तो राठौड़ साहब, हम लोग तो सिंधिया जी को मसीहा समझ रहे थे। हमने समझा कि एक स्वाभिमानी नेता है, उसने मंच से जनता के लिए कहा कि अपने आप को अकेला मत समझना, जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए सड़क पर उतर जाऊंगा। कमलनाथ जी ने कह दिया उतर जाओ, आपने पूरी सरकार को सड़क पर ला दिया। गलत था ये। हिमांशु जी, मैंने आपको कहा था, ये मेरी बात पहले हो चुकी है। मैंने आपसे ये कहा था कि 170 सभाओं में पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करके जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा गया, उन मुद्दों की अनदेखी वर्तमान उस समय कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने की। और इस मुद्दे को बार बार सिंधिया जी ने महाराज साहब ने उठाया कई सभाओं में, और यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं जनता के साथ खड़ा होऊंगा। और उसके बाद भी ये लोग चाहते थे कि ये कांग्रेस में ना रहें, इसलिए उन्होंने ऐसे बयान दिए कि ताकि इनके अहम को चोट लगे, इनके सम्मान को ठेस लगे। और सिंधिया परिवार, इनको सबको पता था कि अपने सम्मान में कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसको इन्होंने करना चाहा। और कमलनाथ जी का बयान इसी बात को निश्चित करता है। तो कुल मिलाकर राठौड़ साहब किसी एक को खलनायक के तौर पर जाहिर नहीं करना चाहते। राठौड़ साहब की मंशा यह है कि दोनों को ही खलनायक के तौर पर देखो, और मेरे नेता को आप महानायक। उस दौर में बड़ी तेज तर्रार विधायक थी, बहुजन समाज पार्टी से चुनकर आई थी, लेकिन अपनी मुखरता के लिए जानी जाती थी। रामबाई जी, आप ही बताओ, सरकार कौन चला रहा था? आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे याद किया। हेलो जी रामबाई जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, अभी हम मोहन राठौर भाई साहब की बात सुन रही थी मैं जी, और मैं दो ही बात बोलना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये तो मोहन राठौर भाई साहब लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। जी हेलो जी जी, तो जब ये सत्य नहीं बोल पा रहे तो मैं तो अभी राजनीति में आई हूँ जी, और बस मैं इतना जरूर बोलूंगी जी कि सत्य बोलने के लिए बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ चीजें ताकत लगती है, पर वर्तमान में कोई सत्य नहीं बोलेगा। बुंदेलखंड की भाषा में आपने सुना है और आप जानते हो कि बुंदेलखंड की भाषा में है, जहां मिली दो तंग गैसो है कि नहीं? तो जहां दो मिलेंगी उधर ही सो जाएंगे लोग। शासन और सत्ता की लालच में कहीं भी हो जाएंगे लोग जी। तो रही सरकार चलाने की बात, तो सरकार कौन चला रहा था? दिग्विजय सिंह चला रहे थे या फिर कमलनाथ जी चला रहे थे? क्योंकि सरकार को ज्यादा दिन नहीं हुए थे बनने को। बीच में आप ही ने बोला कि लोकसभा के चुनाव थे जी, तो सही मायनों में नहीं समझ पाए हम लोग। बट मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगी कि हाँ, ये सत्य है कि खींचातानी तो शुरू से ही चलती रही कि मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, ऐसी स्थिति रही है। पर सरकार कौन चला रहा था, कौन नहीं चला रहा था, हमसे ज्यादा राठौर जी हैं, सिंधिया जी हैं, और भी बड़े बड़े नेता हैं जो वो सही जानते हैं कि कौन चला रहा था, कौन क्या कर रहा था। पर मैं एक बार जरूर बोलूंगी आपसे जी, कमलनाथ जी जो हैं वो बहुत हद तक बहुत सही व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। जी। इसलिए नहीं कि मैं
उनको पसंद करती हूँ, इसलिए वोट रही हूँ। जी। बट हाँ, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की बहुत सी कमियां थी, जो या उनकी सच्चाई कह ले या उनका स्वभाव कह ले, कि लोगों को जो जो सम्मान चाहिए था, जो उनको अपनापन चाहिए था, जो क्षेत्र में विकास चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो उससे कई कारण हो सकते हैं। एक तो सरकार 5 साल चली नहीं, दूसरा साल ही भर हुई थी और लोगों को एकदम लगने लगा कि बिल्कुल हम आज ही बनिया काले तेल कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा ये भी रहा हो। बट सरकार की बात कहें आप तो अब सरकार के लिए देख, आप ही के सामने बहुत बड़े बड़े अनुभव वाले बैठे हैं जी। जो सच्चाई तो कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि सबको अपने करियर का भविष्य की खतरा है कि भविष्य में क्या हो पता नहीं, कल कमलनाथ की जरूरत पड़ जाए, दिग्विजय की जरूरत पड़ जाए। वर्तमान में जिनके साथ हैं उनकी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो ही सर के ताज हैं जी। तो किसकी बोले वो, क्योंकि भविष्य की चल रही हो। जब तक ऐसे नेता इस संसार सागर में, इस भारत में न सब हैं, जी। और जब तक ऐसे नेताओं को जनता चुनती रहेगी, कभी विकास हो नहीं सकता, कभी देश का हित हो नहीं सकता। क्योंकि नेता झूठ झपाट अपने हित के लिए जब तक परिवर्तन करते रहेंगे, तब तक कभी विकास नहीं हो सकता, कभी उद्धार अच्छा नहीं रामबाई जी, एक बात बताओ, आप तो इतनी खरी खरी बोल रही हो, ये 5 साल बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को सूझी क्या इस विषय पर बात करने के लिए? मतलब अभी तो कोई विषय भी नहीं, कोई चुनाव भी नहीं, कोई ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम भी नहीं, तो आपके दिमाग में भी तो आया होगा ना कि भाई सरकार गिर गई 2020 मार्च में, उसके बाद चुनाव भी हो लिया, कांग्रेस भी निपट ली, ये अगस्त 2025 में सूझ क्या रही है इन दोनों नेताओं को? आप समझ पाई क्या? मुझे आप ही के जब से मैं सुन रही हूँ बहुत देरी से, तो मैं चर्चा में सुन रही हूँ और कुछ सोशल मीडिया के द्वारा और टीवी चैनलों पर भी सुन लेती हूँ, तो मैं समझ रही हूँ इस बात को कि कुछ ना कुछ तो अब चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। क्योंकि कल तो चुनाव है नहीं है, लेकिन तैयारी तो सालों पहले चलने लगती है कि नहीं भाई साहब जी। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब या तो तीनों में कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, सिंधिया जी, या तो तीनों की चर्चा हो रही होगी, या कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। कुछ ना कुछ हमें लगता है, कुछ ना कुछ हानि किसी को उधर लग रही होगी कि हमें उधर ही ऐसा करना चाहिए, इधर भी लग रहा होगा कि अब इनको हमें वापस ले, कुछ ना कुछ तो चल रहा है और जनता के लिए मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, रामबाई जी का सीधा कहना। पर रामबाई जी अपना अनुभव बता दो आप। लोग बोलते हैं उस समय ना तो कांग्रेस के विधायकों को उतना स्थान और सम्मान मिलता था, ना भाजपा के विधायकों की ऐसी पूछपाछ थी। जो जलवा रामबाई जी का था, रामबाई परिहार जी का अलग ही जलवा था। वो जलवा किसके कारण था? कमलनाथ जी के कारण या दिग्विजय सिंह के कारण? उससे समझ पाएंगे हम कि सरकार कौन चला रहा था। देखिए, जलवा के लिए मैंने कोई संसार भर का वो नहीं रख लिया। मैं तो आज भी प्रताड़ित हूँ और आज भी परेशान हूँ और चीजें सबसे छुपी नहीं है। बट जलवा की बात करें या उसकी बात चलें तो उस समय पे एक सूत्र में काम चलता ही नहीं था, एक व्यक्ति की सुनाई होती ही नहीं थी। मतलब स्थिति ऐसी थी कि हाँ कि सर कमलनाथ जी सीएम बने तो इधर हस्तक्षेप दिग्विजय महोदय जो अपने थे वो भी, उनका भी योगदान रहा, सिंधिया जी का भी योगदान रहा। अब सीएम तो सबको बनना था, लेकिन सब तो बन नहीं सकते, बनेगा एक। लेकिन हर व्यक्ति को लगता था कि बना तो नहीं हूं पर सीएम बरोबर चले तो हम आई। और चलने किस लिए थी? सबको ले लाओ 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 यही था। कोई जनता के हित की बात तो कर नहीं रहा था, विकास की बात तो कर नहीं रहे थे। तो कुल मिलाकर सब अपना ही हिसाब किताब लगाने में लगे थे। रामबाई तो सीधे तौर पर बता दी। पर मैं वापस लौट कर आता हूं गिरजा जी आपके पास में। पहेली अभी भी इतनी चर्चा के बाद है, ये 5.5 साल बाद इस विषय को जनता के बीच लेकर क्यों आया जा रहा है? इतनी चर्चा के बाद गिरजा जी कुछ आकलन में पहुंचे, खेल क्या चल रहा है? जीतू पटवारी के प्रदेशाध्यक्ष के दौर में उनके बराबर या उनसे बेहतर समझे जाने वाले जयवर्धन सिंह जिला अध्यक्ष पर समेट दिए गए। क्या दिग्विजय सिंह जो अतीत में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए प्रयत्नशील थे,
और कांग्रेस को स्थायी विपक्ष की भूमिका देने के लिए प्रयत्नशील है, इसलिए इन चीजों को उखाड़ रहे हैं, या कुछ और देख पा रहे हैं? देखिए, उस दौर के घटनाक्रम को उभारा नहीं गया है। वो सरकारें क्यों गिरी, कैसे गिरी, वो बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ एक लाइन की है कि वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि सरकार गिरने के लिए जो 5.5 साल से सिंधिया जी को और बीजेपी को कोस रहे थे जो नेता, वो दिग्विजय सिंह जो हैं, वो अपने इंटरव्यू में सीधे सीधे आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार गिरी तो कमलनाथ ने जो वादा खिलाफी की उसकी वजह से सिंधिया गए। यदि वो इस प्रसंग में कुछ और घटनाक्रम का उल्लेख करते तो शायद है कि बात कुछ और स्पष्ट होती, और जो हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं गिरिजा जी, मामला इतना सरल नहीं है। देखो, एक तरफ आरोप यह है कि दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे, और गिरजा शंकर जी इस बात पर ध्यान दें कि दिग्विजय सिंह केवल ये नहीं बता रहे कि सिंधिया जी की सुनी नहीं गई, सिंधिया जी की बात मानी नहीं गई, सिंधिया जी से जो वादे किए थे वो निभाए नहीं गए। उन्होंने इससे आगे बढ़कर बात कही है। उन्होंने क्या सिंधिया जी की बात कर रहा हूं, मुझसे वो सिंधिया जी से कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे, जो सहमति जताई थी, जिस पर मैंने भी साइन किए थे, वो पूरे नहीं किए गए। दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि वो सरकार चलाते थे, और दिग्विजय सिंह ये बता रहे हैं 5.5 साल बाद कि मेरी तो सामान्य सी बातें भी नहीं मानी गई थी। क्या कहते हैं गिरिजा जी? समझता हूं कि उस दौर को जिन लोगों ने भी देखा होगा वो इस बात को नहीं मानेंगे, और जो उनके दिग्विजय सिंह जी के कहने का जो अर्थ मैं समझ पा रहा हूं वो ये नहीं है कि मेरी बात नहीं मानी गई। उनका कहना का यह था कि जो सिंधिया जी के साथ कमलनाथ जी का जो समझौता हुआ वो मेरी उपस्थिति में मेरे हस्ताक्षर से हुए, उसको कमलनाथ जी ने माना नहीं गिरिजा जी, मैं फिर स्पष्ट करता हूं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि उद्योगपति ने हमारे लिए डिनर रखा, सिंधिया जी भी आए, कमलनाथ जी भी आए और मैं भी आया, और हम लोगों की एक लिस्ट तैयार हुई, और उसमें यह हुआ कि छोटी मोटी बातें ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये तय हुआ था कि ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा वो कर देंगे, जिसमें मैंने भी साइन किए थे, लेकिन लिस्ट का पालन नहीं किया गया। इतनी एक्सेस है नहीं गिरिजा जी, आप दिग्विजय सिंह के प्रवक्ता नहीं है, मैं केवल वस्तुस्थिति बता रहा हूं कि दिग्विजय सिंह ये बता रहे हैं कि भाई हम दोनों के अनुसार चीजें तय हुई थी पर वो नहीं हुई। ये कमलनाथ जी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अड़ते थे, नारियल फोड़ रहे थे, ये दिग्विजय सिंह को क्या सूझी नारियल फोड़ने की गिरिजा जी? कुल मिलाकर जो है बात वही निकल रही है कि उन्होंने सरकार गिरने का पूरा ठीकरा जो है वो सीधे सीधे कमलनाथ पर फोड़ा है। उसमें वो जो पहल थी उद्योगपति के यहाँ बैठक करने की, डिनर करने की, वो पहल भी दिग्विजय सिंह ने ही की थी। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने ही पहल की, उनको बुलाया और मैं भी उसमें हाजिर था। जाहिर है कि इन तमाम चीजों का जो मूल बिंदु है वो ये है। चलिए मैं एक अलग दृष्टिकोण में बात करता हूं गिरिजा जी, फिर आएंगे हम भूपेंद्र जी के पास। देखो, दिग्विजय सिंह जी तो राज्यसभा में है, पर वो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। कांग्रेस की हैसियत कुल जमा एक अदद नेता को राज्यसभा पहुंचाने की है। कमलनाथ जी का भी बहुत मन अब प्रदेश की राजनीति में लगता नहीं है। ये उठापटक कहीं भविष्य में राज्यसभा के संदर्भ में तो नहीं है? नहीं, पिछले एक संयोग हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी जो निर्णायक क्षण जो आया था वो राज्यसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव तक तो इस सरकार बहुत आराम से ठीक ठाक चलती रही। जब राज्यसभा में नॉमिनेशन की बात आई तो उसमें दिग्विजय सिंह जाएं कि सिंधिया जाएं, तो ये संयोग है कि अभी जो प्रसंग उठा है वो भी राज्यसभा के चुनाव के लगभग आसपास ही है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि यदि मान लीजिए कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ पर सीधे आरोप लगा रहे हैं और कमलनाथ सीधे आरोप दिग्विजय सिंह पर लगा रहे हैं, तो इसका जो मैसेजिंग है वो किस तरह की मैसेजिंग है कि सिंधिया, जिसको अभी तक के एक विभीषण की तरह पूरी बीजेपी कांग्रेस के जो तमाम नेता पेश करते थे, उनको दोनों नेताओं ने बरी कर दिया।
कि वो उनकी गलती नहीं थी, वो तो हमारा मामला था कि या तो हमारा मामला था। अब भूपेंद्र जी वापस आता हूं आपके पास में, जिन्हें आप जैसे जहीन कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच खलनायक के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों बड़े नेता उन्हें तो बिल्कुल निरीह, बेकसूर, बेबस जताने में लग गए। क्या होगा आप लोगों का भूपेंद्र भाई? देखिए, जो है बहुत सारी बातें मोहन राठौर जी ने बोली हैं। मोहन राठौर जी उस कैंप से बहुत शक्तिशाली नेता थे और बिना विधायक हुए भी मंत्रियों की तरह ये जो है काम कर रहे थे उस समय। तो सारी बातों से लबोलवाब जो निकल कर आया, उनकी बातों से भी, राम भाई की बातों से भी और भैया की बातों से भी, आपके चर्चा के दृष्टिकोण से भी, कि महत्वाकांक्षा एक इसमें मुख्य बिंदु था। और दूसरा मुख्य बिंदु था एक जो जिसकी बात आप आखिरी में कर रहे हैं कि राज्यसभा के नॉमिनेशन के समय ये विवाद गहरा हो गया। तो ये दो सारी चीज़ें एक कॉमन उस पर जा रही हैं। कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, ये तो समय तय करेगा, या कि आदरणीय सिंधिया जी कभी कुछ बोलेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ सरकार के आसपास रहते हुए कि पहले दिन से सरकार जो है, लोग ये जानते थे कि कभी भी संकट में आ सकती, क्योंकि ये अल्पमत की सरकार है। और इसीलिए जो सरकार का फोकस था, पहले दिन से इस बात पर फोकस था कि हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे अगर हमें जनता के बीच में जाने की आवश्यकता पड़ी तो हम उनको लेके जो है गौरव से अपना सिर ऊंचा उठा के उसके जनता के बीच में जा सकते हैं। और आज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ी ये छोटा कदम नहीं था। दुनिया में किसी भी सरकार ने जो है चालू खाते के कर्जे माफ़ नहीं किए, हमारी कांग्रेस की सरकार ने किए और उसकी जो है भरपूर बराबर योजना बनाई। अरे माफ़ी चाहता हूँ भूपेंद्र जी, कभी मौका मिले ना तो छत्तीसगढ़ आ जाइएगा। कर्जा माफ़ी किसे कहते हैं, अपनी ही पार्टी की सरकार के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में सीख कर चले जाइएगा। कर्जे माफ़ी उसे कहते हैं। एक एक किसान का कर्जा माफ़, लिमिट भी नहीं थी 2 लाख। वो कमलनाथ जी जैसा हिसाब नहीं लगा रहे थे 50,000, 1 लाख, 2 लाख। आप ही की पार्टी की सरकार दी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय पे, आप अगर भूले ना हो, आपकी पार्टी के। पर अभी मैं मुद्दे पर आता हूँ। देखो, पिछली बार राज्यसभा चुनाव आया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके हाथों से निकल गए। इस बार क्या देख रहे हैं, दिग्विजय या कमलनाथ, कौन जाएगा कांग्रेस का हाथ छोड़कर? ये तो तब भी हाईकमान तय करता था, अभी भी हाईकमान तय करेगा। और तब भी हम 2 सीटें जीतने की स्थिति में थे, लेकिन जो है परसेप्शन की बात है और सुरक्षा की भावना की बात है कि जो दूसरे उम्मीदवार प्राथमिकता चाहते थे या नहीं चाहते थे, जो प्रचारित रूप से है। तो ये सब चीज़ें जो सामने हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईगो की क्लैश रही होगी, जो बातचीत सबके तरफ से सामने ही आ रही है। तो ये तो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है। भूपेश जी कह रहे हैं हम हाईकमान देखेगा किसको पार्टी में रखना चाहेगा, किसको नहीं रखना चाहेगा। पर मोहन सिंह राठौर जी को क्या लगता है? एक और रोचक विषय पर आपकी टिप्पणी चाहिए मोहन सिंह जी। वो दिग्विजय सिंह जी ने एक और कमाल की बात बोली। बोले ये कोई विवाद की बात सही नहीं है कि मेरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से या उनके पिता माधवराव सिंधिया जी से कोई विवाद था। आप इत्तेफाक रखते हो माननीय राजा साहब, यानी दिग्विजय सिंह जी के इस बयान से? वाकई दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया जी के बहुत ही मधुर संबंध थे। ये तो मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये लड़ाई 200 साल पुरानी है और धीरे धीरे करके आज तक कायम है, और ये लगातार चली है। और इसलिए चली है कि अब जैसे आपने एक बार पिछली बार अभी कहा था कि दिग्विजय सिंह साहब ने ये निर्णय किया था कि वे 10 साल तक सरकार में कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है घोषित रूप से अब उनका यह निर्णय है कि जब तक उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। और उसके लिए भी एक भूमिका हो सकती
और जो बाकी जो कांग्रेस पार्टी है वो उनको भी और उनके पुत्र को भी आपने बताया कि जिलाध्यक्ष पे लाके खड़ा कर देती है। तो ये कशमकश तो बहुत लंबी चलने वाली है और कांग्रेस में अंत में कांग्रेस को समाप्त करने की दिशा में किसी की जरूरत नहीं है। ये दो ही नेता पर्याप्त हैं जो बाकी नेताओं से लड़के और इस काम को कर लेंगे। ये दोनों नेता ही पर्याप्त है, वो तो ठीक है, पर आप थोड़ा सा खुलासा करो ना, दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया जी के संबंध कैसे थे मोहन जी? जितने बेहतर संबंध आपके माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हैं, हम लोग साक्षी रहे हैं, कमोबेश उतने ही मधुर संबंध आपके स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी से भी हुआ करते थे। उस समय आपने दिग्विजय सिंह जी के प्रति कितनी आत्मीयता देखी थी, कितनी मधुरता देखी थी, कितना जोशीलापन देखा था। व्यक्तिगत संबंध सिंधिया परिवार ने सदैव निभाए, बड़ों का सम्मान करना सदैव ये हुआ है। और इस वक्त भी आपने देखा होगा कि अगर दिग्विजय सिंह जी मंच के नीचे बैठे थे तो ऊपर मंच के ले जाने का काम सिंधिया जी ने किया, श्रीमंत महाराज साहब ने किया। तो ये सम्मान जो सदैव देते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आपस में कभी अच्छे संबंध इसलिए नहीं रहे कि सिंधिया जी साफ और दिल से राजनीति करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब ये साजिशों की राजनीति करते हैं और इसीलिए इनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। न स्वर्गीय महाराज के साथ ऐसा हुआ, न वर्तमान महाराज के साथ ऐसा हुआ। तो वो तो परिस्थितियां और वो लगातार चलता रहा और चलने का परिणाम अंत में ये हो गया। मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए राम भाई जी आपके पास आता हूं, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की कोई अहमियत रह गई है, या चूंकि कोई अहमियत नहीं रह गई है, नए लोग आ गए हैं, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अब इन दोनों ने एक दूसरे पर ही वार करना शुरू कर दिया है? क्या कहते हैं आप? चर्चा तो हो रही है दोनों को लेकर अब। जी राम भाई जी, राम भाई जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, पर शायद गिरजा जी इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें। क्या कहते हैं गिरजा जी? अरसे से कोई संपर्क परस्पर जनता के साथ बन नहीं रहा था, सुर्खियां नहीं बन रही थी। दोनों नेताओं ने दो दो चार चार लाइनें क्या बाजार में उछाली। लोग भूल गए जीतू पटवारी को, लोग भूल गए उमंग सिंगार को, लोग भूल गए संगठन सृजन अभियान को। चर्चा में है तो केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दोनों नेताओं के बीच जो है टिप्पणी और प्रति टिप्पणी, इसमें कभी भी कोई देरी नहीं हुई। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने वादा पूरा नहीं किया इसलिए सरकार गिरी। तत्काल जवाब दिया कमलनाथ ने कि ये दिग्विजय सिंह की सरकार है, ये मानकर ये घटना हुई। आप याद करिए कि 2023 के चुनाव के वक्त की बात है शायद, जब कपड़ा फाड़ राजनीति दोनों के बीच में हुई थी, एक ही मंच पर कमलनाथ ने कहा था कि आप दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए प्रत्याशियों को लेकर। दिग्विजय सिंह तत्काल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बी फॉर्म पर साइन तो कमलनाथ करते हैं, कपड़े उनके फाड़िए। तो इनके जो दोस्ताना रिश्ते हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के, आप उस कपड़ा फाड़ो जो राजनीति थी उससे हम समझ सकते हैं ये उसी का आगे का अध्याय है। ये उसी का आगे का अध्याय है। मैं एक बार फिर राम भाई जी के साथ कोशिश करता हूं। राम भाई जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी राम भाई जी, तो आप क्या समझ पा रही हैं इन दोनों की ये जद्दोजहद कांग्रेस में अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए है, मध्य प्रदेश की सियासत में अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए है, या उन्होंने मान लिया कि अब हमारा तो कोई चांस नहीं है तो आने वाले समय में भी किसी कांग्रेसी का चांस ना रहे इसलिए है? अब देखिए, इन लोगों के एक चांस तो होने भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं होने चाहिए, एक चांस तो अब इन लोगों के दूसरे हैं, आप समझ रहे हो जी। तो भाई अब जब उस साइड चांस है तो इस साइड क्यों और लोगों के लिए, जैसे जीतू पटवारी जी हैं, जयवर्धन हैं, उमंग सिंघार हैं, और भी युवा हैं जिन्हें मौका मिलने चाहिए। इन लोगों को तो अच्छी पीठ बैठ के अपने घर पे और अच्छी साफ स्वच्छ ईमानदारी न्याय नीति की राजनीति करनी चाहिए। तो राम भाई जी का कहना है कि अब ये वाले चक्करों में इन दोनों नेताओं को नहीं पड़ना चाहिए, उम्र के इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, अब बाकी लोगों के लिए जगह खाली करें। लेकिन मैं गिरिजा जी एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूं।
दिग्विजय सिंह के संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप कमलनाथ जी का अपनी जगह, पर क्या कमलनाथ जी की इस स्वीकारोक्ति ने उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में वो मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में एक अक्षम व्यक्ति साबित नहीं कर दिया? जो कमलनाथ इस गुमान में रहते हैं कि क्या मुझसे मध्य प्रदेश की बात करते हो, क्या प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करते हो? मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने वाला आदमी रहा हूं, मैं देश चलाने वाला रहा हूं। वो व्यक्ति 15 महीने में अपनी छवि ये बना पाया कि सरकार ये नहीं चलाता भाई, सरकार कोई और चलाते हैं। वो ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। एक प्रशासक के तौर पर क्या आप मानते हैं कि कमलनाथ ने अपनी नाकामी स्वीकार कर ली? नहीं, जाहिर है कि 15 महीने में अपनी सरकार को नहीं बचा पाए, ये सबसे बड़ी उनकी एक कमजोरी है और उनकी अक्षमता ही मानी जाएगी कि इतना वरिष्ठ नेता जिसने देश की राजनीति की हो और प्रदेश की राजनीति में उनको एक सहज रूप से उनके आते ही सरकार को, कांग्रेस को अल्पमत के सही सरकार मिली, उस सरकार को चलाना तो बहुत दूर की बात रही, ठीक से आप सरकार को बचा नहीं पाए, अपनी ही पार्टी के नेताओं का विश्वास अपने प्रति नहीं कायम रख पाए, तो ये तो उनकी स्वीकारोक्ति भी है और ये वास्तविकता भी है। यदि उनमें नेतृत्व क्षमता और मैनेजमेंट की क्षमता इतनी होती तो जाहिर है कि कांग्रेस की सरकार को 15 महीने में गिरने की नौबत नहीं आती। पर कमलनाथ किसी और का कंधा क्यों तलाश रहे हैं, जबकि वह दोहरी भूमिका में थे? वो मुख्यमंत्री भी थे और साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष के पद पर भी बने हुए थे 15 महीने के बाद भी। इस पर भी कोई टिप्पणी करना चाहिए गिरिजा जी? हाँ, वही कह रहा हूं मैं, दोनों पद उनके पास होने के बाद भी यदि वो ये स्वीकार कर रहे हैं या इस बात को मान रहे हैं कि ये परसेप्शन था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी चूक या उनकी अक्षमता ही मानी जाएगी। जो जिस नेतृत्व क्षमता की अपेक्षा कमलनाथ के अनुभवों के आधार पर की गई थी, यदि वो ये मान रहे हैं और कुछ हद तक ये सही भी है, ये ऐसी मान्यता काफी स्तर पर थी, तो जाहिर है कि न केवल इस परसेप्शन के लिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि यदि मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहने के बाद एक बड़े नेता की भले ही महत्वाकांक्षा रही हो, लेकिन आप ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि आज के दौर में किसी नेता के साथ इतनी बड़ी संख्या में विधायक पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, वो आपने उसका अनुमान नहीं लगा पाया और उसको रोक नहीं पाए। ये बहुत बड़ी असफलता है जो आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निचोड़ पर पहुंचे तो हमारी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि दरअसल सरकार गिरने के लिए ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिम्मेदार, ना दिग्विजय जिम्मेदार। जिम्मेदार तो एक अदद कमलनाथ जो दोहरी भूमिका में थे, मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेशाध्यक्ष भी थे, और उसके बाद में उनकी ट्वीट के माध्यम से स्वीकारोक्ति कि यह माना जा रहा था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। एक अनुभवी राजनेता जो अपने आप को प्रशासनिक रूप से भी बहुत निपुण मानता आया था, वो 5 साल बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि जन धारणा ज्योतिरादित्य समेत ये थी कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। उसके बाद वाकई कमलनाथ को प्रदेश की पॉलिटिक्स में रहना चाहिए, सवाल है। और कांग्रेस को जो झटका इन दोनों नेताओं की बयानबाजी से लग रहा है, उससे कांग्रेस उभर जाएगी, ये भी सवाल है। आने वाले समय में इसके उत्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को रोचक बनाने के लिए। आज की इस राजनीतिक चर्चा में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।